हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हिंदी का क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों प्रीवियस में करा चुकी हूँ, वही हैं। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं कि मैम पहले वाले ही क्वेश्चन है, बहुत सारे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको फिर से दोबारा बता रही हूँ। ओके, बच्चों आपके सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या 1, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है पंडित्य, पंडिताई, पंडिताइन या पंडियानी। चलिए बताइए, पंडित का विलोम क्या होगा? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडिताइन, है ना। पंडिताइन। देखिए, पंडित में आइन प्रत्यय लगाने से क्या बन गया जी? पंडिताइन। किस में लगाना आइन प्रत्यय? पंडित में। तो क्या बन गया? पंडिताइन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए बाघिनी, बी बाघिन, ऑप्शन सी बाघिनी, ऑप्शन डी बाघी। बाघ का विलोम स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बाघिन, बाघिन। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैं पहले ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसलिए इसमें मैं सारे बच्चों से होप करती हूँ कि वो अधिक से अधिक जवाब दे और राइट जवाब दे, है ना। तो इसका क्या होगा? स्त्रीलिंग बाघिन होगा, है ना। बाघ में इन प्रत्यय लगाने से क्या बन गया जी? बाघिन। बाघ में दीर्घ इन प्रत्यय, है ना, क्या बन गया? बाघिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 3, शत्रुओं को मारने वाले के लिए उचित शब्द निम्नलिखित में से कौन है? शत्रुओं को मारने वाला जी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी शत्रुघ्न, ऑप्शन सी शक्तिमान, ऑप्शन डी जितेंद्रिय। शत्रुओं को मारने वाला बच्चा शत्रुघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शत्रुघ्न, है ना। शत्रुओं को मारने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न कहलाता है। अब युधिष्ठिर किसको कहते हैं भाई? तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। शक्तिमान, शक्ति से परिपूर्ण, शक्ति से परिपूर्ण। ठीक है, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रिय किसको कहेंगे? इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है मेरा लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे। इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, है ना, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त शब्द होगा? है ना, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त शब्द होगा? ऑप्शन ए कनक प्रभा, ऑप्शन बी निष्प्रभ, ऑप्शन सी विद्युत प्रभ, ऑप्शन डी दामिनी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बच्चों, जब कह रहा है बिजली के समान हो, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विद्युत प्रभ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? विद्युत प्रभ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, विद्युत प्रभ। अब बात आती है कि बिजली का जो है पर्यायवाची क्या क्या होता है ना। बिजली, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ लिखा है। कनक प्रभा, कनक प्रभा किसको बोलेंगे जी? ऑप्शन ए में रखा है कनक प्रभा। कनक प्रभा का मतलब होता है बच्चों सोने जैसी चमक, है ना, सोने के समान चमक। कनक प्रभा का मतलब क्या हुआ? सोने के समान चमक, है ना, या सोने की
चमक, ठीक है। निष्प्रभ, निष्प्रभ का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं ना हतप्रभ रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हक्का बक्का रह जाना, है ना, हक्का बक्का रह जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला ऑप्शन में है दामिनी। दामिनी तो आप लोग सभी जानते होंगे। दामिनी किसका पर्यायवाची है जी, बिजली का। दामिनी किसका पर्यायवाची है, बिजली का। बिजली का और पर्यायवाची क्या होता है, विद्युत होता है ना, चंचला होता है, चपला होता है। आप लोग लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 की ओर, व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून, खून भी किस प्रकार का शब्द है ना। व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलो बताओ जल्दी से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव या देशज विदेशज। जल्दी बताओ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिए आप लोग का रिवीजन हो रहा है, एग्जाम से पहले आप लोग का रिवीजन हो रहा है। ये मैं करवा रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो, मैं करवा रही हूँ, है ना। अगर आप लोग किए होगे तो तब तो यहाँ 15 में 15 आपको आना चाहिए, 15 आउट ऑफ 15। चलिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है बच्चों, तो ये विदेशज होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विदेशज होगा। विदेशज किसे कहते हैं भाई, तो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज कहते हैं। तो तुम लोग सोच रहे हो मैम खून तो हिंदी शब्द है तो इसका जन्म विदेश में कैसे हुआ, नहीं, खून जो है हिंदी शब्द नहीं है, खून फारसी है। खून कौन सा शब्द है जी, फारसी है, ठीक है। जब ये फारसी है तो जाहिर सी बात है इसका हमारे देश से कोई ताल्लुक नहीं है ना। ये दूसरे देश से हमारे देश आया, हम लोग ने इन्हें अपने हिंदी में मिला के अपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। लेकिन खून जो है हमारा शब्द हिंदी शब्द नहीं है, फारसी है, ठीक है, इसलिए खून विदेशज होगा। तत्सम किसे कहते हैं जी, तत्सम, तत्सम की परिभाषा आप लोग का आज HW यही है बच्चों कि तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, है ना, इन चारों के बारे में पढ़ करके आना है ना घर से, यही HW है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्योंकि इससे 1 नंबर का 1 मार्क्स का एकदम डेफिनेटली रहेगा, समझ में आ रहा है ना, कन्फर्म आना है एग्जाम में 1 मार्क्स का, समझ में आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं जो तत्सम है, तद्भव है या देशज विदेशज, इस तरह से कुछ करके रहता है, ठीक है ना। या फिर इस तरह से रहेगा कि जो है कौन शब्द तद्भव है, कौन सा तत्सम है ना। एक प्रश्न रहता है इससे, इस टॉपिक से। चलिए, प्रश्न संख्या 6, शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है, इस वाक्य में कालिदास कौन सी संज्ञा बताइए। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है, इस वाक्य में कालिदास संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। चलिए बताइए, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है जी। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम कालिदास यहाँ पे है तो कालिदास तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर आप जातिवाचक ऐसे करिए। तो जब मैं पिछला बार बताई थी तब भी मैं बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है ना। लेकिन कब होता है उसका सिचुएशन समझिए पहले, कब होता है ध्यान से सुनिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, ये तो हम सब जानते हैं। परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना करा करके उस व्यक्ति जैसे, है ना जी, उस व्यक्ति जैसे गुणों अथवा दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। समझ में आया, तब वह व्यक्तिवाचक ना होकर के क्या हो जाती है जी, जातिवाचक। अब शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा गया, सोचिए, शेक्सपियर को पूरे यूरोप का कालिदास कहा गया, है ना। तो ऐसा नहीं कि शेक्सपियर को कालिदास कहा गया, कालिदास के जैसे उनमें कुछ गुण थे, है ना, इसलिए उनको कहा गया, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जाति वाचक। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है ना? निम्नलिखित में से कौन जो है मात्रिक छंद का उदाहरण है? ऑप्शन ए है छनाक्षरी, छनाक्षरी तो कुछ नहीं होता बच्चों, घनाक्षरी होता है। ऑप्शन बी चौपाई, मालिनी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बताइए मात्रिक छंद। छंद बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। छंद कितने तरह के होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मात्रिक, ठीक है, दूसरा वर्णिक, तीसरा मुक्तक। ठीक है, 3 प्रकार के छंद होते हैं। तो बताइए कि मात्रिक छंद का उदाहरण कौन है? घनाक्षरी, चौपाई, मालिनी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौपाई। ठीक है, घनाक्षरी, मालिनी, ये सारे जो है वार्णिक छंद के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? वार्णिक के छंद उदाहरण। जबकि चौपाई जो है मात्रिक छंद का उदाहरण है। चौपाई किसका उदाहरण है बच्चों? मात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, देखिए चौपाई का मैं आप लोग को पिछले बार भी बताई रह चुकी होंगी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये जो हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं ये चौपाई छंद में लिखा हुआ है। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तेव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये जो पूरा है ये चौपाई में लिखा हुआ होगा। कभी कभी आप जब वो छोटा सा बुक खरीदते होंगे हनुमान चालीसा, तो उसमें दिखा उसमें लिखा हुआ देखे होंगे कभी, दोहा चौपाई, इस तरह से करके लिखा हुआ रहता है ना? इसमें जो है बच्चों मात्रा की संख्या गिनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न 8, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन सी प्रयुत्पन्नमति, ऑप्शन डी अग्रसोची। बताइए। ऑप्शन बी कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन सी प्रयुत्पन्नमति, ऑप्शन डी अग्रसोची। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझिए, है ना? क्या है क्वेश्चन कह रहा है जो तुरंत सोच कर उत्तर दे, है ना? जो फटाफट, समझ में आ रहा है ना? जो फटाफट, जिसको बोलते हैं हाजिर जवाबी, है ना? अगर यहाँ पे हाजिर जवाबी होता ना तो हम उसे ही हम लोग ऑप्शन में क्लिक करते, है ना? हाजिर जवाबी। ठीक है, देखिए प्रयुत्पन्नमति का मतलब हुआ जो तुरंत सोच कर उत्तर दे। दूरदर्शी का मतलब हुआ बच्चों जो दूर तक देखता है, दूर तक की सोचता है ना? जो दूर तलक की सोच रखता है उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी। कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? तेज बुद्धि वाला, है ना? यानी कि जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में शार्प माइंड, बोलते हैं शार्प माइंड, है, उसको कुशाग्र बोलते हैं। अगर सोची जो आगे की हमेशा सोच रखता है, जो आगे की सोच रखता है। ठीक है, चलिए लिखने पर मत जाइए, हमारी बातों को सुनिए। जो आगे की सोच रखता है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जो बच्चा तत्सम पहचान लेगा वो तद्भव फटाफट पहचान लेगा, याद रखना, क्योंकि तत्सम से ही तो तद्भव बना है। ऑप्शन ए है कान्हा, बी कृष्णा, सी अग्नि, डी दिवारात्रि। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कान्हा, कृष्णा, अग्नि, दिवारात्रि। देखिए हम सब जानते हैं कृष्णा संस्कृत का शब्द है, अग्नि भी संस्कृत का शब्द है, दिवारात्रि भी संस्कृत का शब्द है। बचा तो एक सिर्फ कान्हा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा कान्हा, है ना? कान्हा जो है बच्चों वो कृष्णा का, है ना, कृष्णा का क्या है? तद्भव रूप है। समझ में आया? कृष्णा जो है तत्सम है। कृष्णा कौन सा शब्द है? तत्सम। और कान्हा कौन सा शब्द है जी? तद्भव। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज कौन सा समास है? त्रिभुज कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी दिग्गु। त्रिभुज का इसका पहले हम समास विग्रह कर देते हैं। तीन भुजाओं का समाहार, ठीक है, तीन भुजाओं का समाहार है ना, यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, तो क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिग्गु, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिग्गु, यानी कि ये कौन सा, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी दिग्गु समास। त्रिभुज कौन सा समास है? दिग्गु समास है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न क्या है 11, इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं जी? जिस समास का प्रथम पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, है ना। समझ में आया? जिस समास का उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान ना हो, बल्कि समस्त पद एक विशेष अर्थ ग्रहण करता हो, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए में है बच्चों, बताओ बहुव्रीहि में कौन है? ऑप्शन ए है अखफोड़वा, अठन्नी, पीताम्बर, गौरीशंकर। बताइए बहुव्रीहि का सही उदाहरण कौन है इसमें? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर, है ना। पीताम्बर जो है वो बहुव्रीहि समास है। कैसे है जो देखिए, पीताम्बर का पहले आप लोग समास विग्रह करेंगे। क्या होगा जी? पीला है जो, सॉरी, है जिसका अंबर, ओह सॉरी, पीला है जिसका अंबर। बताइए अर्थात क्या होगा जी? अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। देखिए ये विष्णु जो है इसका क्या है? विष्णु जो है बच्चों ये इसका विशेष अर्थ है। विष्णु क्या है? विशेष अर्थ है ना। यानी कि पीला वस्त्र कौन है, किसका है भाई? तो विष्णु का है, ठीक है। इसलिए पीताम्बर कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। यहाँ पे ऊपर और दिया ऑप्शन में, अखपोड़वा कौन समास है जी? तो तत्पुरुष है, तत् के सुन्ना दे दिए, तत्पुरुष समझ जाना। अठन्नी कौन है जी? तो दिग्गु है जी। अठन्नी कौन सा समास है? दिग्गु। गौरीशंकर जी, गौरीशंकर जी द्वंद्व समास है। गौरीशंकर कौन सा समास है जी? द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अतरंग का विपरीतार्थक शब्द, ऑप्शन ए तरल, शुद्ध, शुष्क, सुप्त। बच्चों इसमें अतरंग का जो है, जो सही होना चाहिए विपरीतार्थक शब्द, ये ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मैं बताती हूँ, अतरंग का जो है राइट आंसर होगा बच्चों वही रंग होगा। क्या होगा? वही रंग, ठीक है। अंतरंग का विलोम क्या होगा? वही रंग होगा। तरल का विलोम क्या होगा जी? ठोस, ठीक है। शुद्ध का अशुद्ध, शुष्क का आर्द्र, ठीक है। सुप्त का जागृत, ठीक है, जागृत। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी इंद्र, डी शिव। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? व्योमकेश किसका पर्यायवाची है जी? हाँ बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। किसके केस में व्योम है? व्योम का मतलब चंद्रमा होता है ना। तो शिव, शिव के बाल में क्या है जी? चंद्रमा है, ठीक है। तो अच्छा ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा जी? ब्रह्मा का पर्यायवाची विधि, ठीक है। ब्रह्मा का पर्यायवाची
विधि। विष्णु का पर्यायवाची अभी मैं पिछले प्रश्न में बताई, पीताम्बर होगा, है ना, और क्या होगा जी, लक्ष्मीपति होगा। क्लियर है, और बहुत सारा है इसका। चलिए, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, अमरीश होगा। इंद्र का पर्यायवाची अमरीश, ब्रजधर, अमरीश, ठीक है, अमरीश, ब्रजधर, ठीक है, देवेंद्र, महेंद्र, ये सब किसका पर्यायवाची है, इंद्र का है। ठीक है, शिव का पर्यायवाची तो जानते ही हैं, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, व्योमकेश, स्वयंभू। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। तो प्रश्न संख्या 14, कमल शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। चलो लो, मैं इसका कर देती हूँ। का में हलंत जोड़ अ, माँ में हलंत जोड़ अ, ला में हलंत जोड़ अ। बताओ, जो मैं लिखी इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। चलो, इसका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, आप मेरे घर अवश्य पधारें। आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप क्या है ना, इस वाक्य में आप क्या है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। बताओ इसमें क्या होगा, आप मेरे घर अवश्य पधारें। देखो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले ये समझ लो, मध्यम पुरुष, है ना। देखो, आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तम पुरुष के पहला में जो है मैं आता है। उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या आता है, मैं आता है। जबकि मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या आता है, तू आता है। और जब इसका हम लोग बहुवचन पढ़ते हैं जी, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में बच्चों क्या आता है, तुम और आप आता है। ठीक है, तुम और आप आता है। मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम और आप आता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है किसी को आदर सूचक आदरपूर्वक जो इसको संबोधित करने के लिए हम लोग आप का प्रयोग कर देते हैं, समझ में। लेकिन आप शब्द जो है ना, आप शब्द जो है ना, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, याद रखना। आप शब्द क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन है। लेकिन कभी कभी किसी को है ना आदर देने के लिए हम लोग आप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास तो यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, है ना, नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग प्रीवियस जो भी पढ़े हैं उनका रिवीजन। प्रश्न संख्या 16, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। बहुत ही इजी प्रश्न है, हम लोग कई बार इस प्रश्न को कर चुके हैं, है ना। चलिए बताइए, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है ना, इसको कहते हैं ना चीफ एंड बेस्ट, वही प्रश्न ये। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। 372, 343, 243, 350। बताओ। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, हम सभी जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि क्या होगा जी, देवनागरी होगा, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जी। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त, 14 सितंबर। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। चलिए बताइए हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए बताइए, अगर आप सब नहीं बताते हैं तो आप लोग भारत के सच्चे नागरिक नहीं हैं, है ना। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर, है ना। 14 सितंबर
SEPT, ठीक है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में, हम ही सभी जानते हैं जी, हम लोग बोलते भले हैं या मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से हम लोग बोलते हैं कि जो है भारत का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। बट हम लोग अगर देखें संवैधानिक रूप से, तो ये संवैधानिक रूप से हिंदी जो है भारत की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1950, बी 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949 या 14 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। और उसी दिन से हम लोग जो है बच्चों 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रत्येक साल मनाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? जिस दिन से इसे राजभाषा घोषित किया गया उसी दिन से हम लोग प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी? ऑप्शन ए है बच्चों 10, 8, 15, 12। बताओ कितने भारतीय राजभाषा हिंदी है? कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है जी? बताइए। बिहार की तो है जी, है ना, बिहार की है, यूपी की है, झारखंड की है। यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे मध्य भारत में जो भी स्टेट है वो ऑलमोस्ट जगह में वहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। उधर साउथ में और इधर ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो थोड़ा बहुत क्या है उच्च नीच देखने को मिलता है ना। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 राज्य, है ना। भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी है, जिसमें तो 3-4 हम लोग देख रहे हैं ना, यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, हाँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तो होंगे ही, ठीक है। इसके अलावा और चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? बताइए। अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है ना। हम सभी जानते हैं कि हम लोग आज जो भाषाएं बोल रहे हैं हिंदी है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं, इसका विकास तो अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से, लोक भाषा से, प्राकृत से या संस्कृत से? बताइए। देखिए बच्चों अपभ्रंश का विकास जो है प्राकृत भाषा से हुआ है, ठीक है। ये वही प्राकृत भाषा है जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो है ग्रंथ लिखे गए थे, है ना। उनके जो त्रिपिटक ग्रंथ थे, है ना, ये सब यही पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद जो भाषा उससे निकली वो क्या कहलाई जी? अपभ्रंश कहलाई, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी प्राकृत से, ठीक है। और प्राकृत भी संस्कृत से ही निकला था। संस्कृत तो सबसे प्राचीन है ना, ये जननी है, सभी भाषाओं की जननी है।